Hello friends, today we will do questions from chapter 15, 11th physics. Okay, and the name of the chapter is waves. So under waves we have sound also in later part. और साउंड आपने पता नहीं 10th में पढ़ा या नहीं, सीबीएसई में, आईसी शायद सीबीएसई में नहीं है साउंड, आईसीएसई में 10th में साउंड है. साउंड इज ऑल्सो वेव्स, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स हैं यहाँ पर इस चैप्टर में. काफी डिटेल्ड और लास्ट चैप्टर है 11th का, अच्छा चैप्टर है. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज we will do the questions from this exercise. So here we have first question which says that uh, string of mass 2.5 kg is suspended under so we have mass of the string given and the tension is given 200 newtons. Length of the string is given. So from length what we will get? We will get unit mass. Here if you see, this is what they have done. And how long does the disturbance take to reach the other end? So what we will do is, we will find velocity. From the formula V is equal to root of tau over root of tension T over mu. Mu is unit mass per length, per unit length. I mean mass per unit length. तो यहाँ हमारे पास m दिया हुआ है और आपको t दिया हुआ है और l दिया हुआ है. बस आप म्यू निकाल लो, मास पर यूनिट लेंथ. ओके, दैट इज 2.5 by 20 is equal to 0.125, राइट. सो एक बार वो आपको मिल गया, फिर बहुत आसान है, फिर आप वेलोसिटी निकाल लो विच इज रूट टी बाई म्यू which is root of 200 by 0.125 which was the unit length mass. So हमारा वेलोसिटी आ गया 40 मीटर पर सेकेंड. एक बार हमें वेलोसिटी आ गया तो वी नो की टोटल लेंथ कितना है 20 मीटर. 20 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 20 over 40, दैट इज 0.5 सेकेंड्स. सो इतना इजी क्वेश्चन था. इस टाइप के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत हैं इसमें चैप्टर में, इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं एनसीईआरटी में. नाउ नेक्स्ट इज स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 300 meters. तो हाइट दी हुई टावर की. splashes into the water of a pond near the base of the tower. When is the splash heard at the top given that the speed of sound. आपको स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको ये पता करना है कि टावर की हाइट भी दे रखी है, तो आप साउंड तो पता कर सकते हो कितनी देर में पहुंचेगी, करेक्ट. अब आपको ये फाइंड करना है कि स्टोन को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा. तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से दूसरी इक्वेशन लगा देंगे. हमारे पास हाइट ऑफ द टावर है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पर ए विल बिकम माइनस जी, सॉरी प्लस जी. ओके, ग्रेविटेशन इज इन द सेम डायरेक्शन. ओके, द बॉल इज फॉलिंग एंड यू इज इक्वल टू 0 और आपके पास ए इज इक्वल टू जी है, राइट. अब क्या इक्वेशन लगाओगे, आप इक्वेशन लगा दो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लगा दिया आपने, तो आपको यहाँ से टाइम मिल गया. तो टाइम कितना लगा 7.82 सेकेंड. अभी साउंड का स्पीड हमारे पास है विच इज 340 मीटर्स पर सेकेंड और साउंड विल टेक टाइम टू रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम बॉटम. तो यहाँ से वापस जाने में साउंड कितना टाइम लगेगी, दैट विल बी स्पीड ऑफ साउंड h बाई और हाइट बाई स्पीड ऑफ साउंड, राइट. तो वो जितना भी टाइम लगे आप दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द टोटल टाइम, करेक्ट. After the stone is dropped to the time sound is heard. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील वायर है, उसकी लेंथ दी हुई है आपको 12 मीटर एंड मास ऑफ 1.2 kg, राइट. A steel wire has a length of 112 meters and a mass of 2.1 kg. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको म्यू मिल गया which is मास पर यूनिट लेंथ. तो आपको क्या पूछा, टेंशन पूछा क्या होना चाहिए, और स्पीड आपको दी हुई है, या स्पीड आपको दी हुई है 343 मीटर पर सेकेंड. तो आप बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट वन जैसा है,
आपको v दिया हुआ है, आपको म्यू दिया हुआ है, आपको t निकालना है, तो v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, तो यहाँ आप लगा दीजिए, राइट। सो v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, t इज इक्वल टू v इंटू म्यू स्क्वायर। ओके, गलत है। सो ओके, सो or rather v square into mu, not vt square, sorry, it will be, what is happening, where it is moving very fast. Okay, now I'll figure it out. Okay, okay, so we have v is equal to रूट टी ओवर म्यू, आपको टी निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओवर म्यू, तो वी क्या, तो आपका टी क्या हो गया, टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू म्यू, और ये आपका मास ओवर लेंथ है। तो आपके पास सारी डिटेल्स हैं, वी है आपके पास, मास है आपके पास, लेंथ है, लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा टी, एंड इट विल बी 2.06 इंटू 10⁴ है ये न्यूटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, use the formula v is equal to root of y p over p. This is capitals, actually it's a full root, so v is equal to root of, इसको गामा बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, whatever, p over rho, it's a constant actually, okay, and p आपका प्रेशर है, और ये छोटा वाला p जो है ये आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये रिलेशन दी हुई है, डेंसिटी P इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डेंसिटी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो क्या होगा, रूट ऑफ P बाई M और V, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा P V बाई M। नाउ वी नो दैट ideal gas equation for n is equal to 1, n is the number of moles, so ideal gas equation क्या होती है, PV is equal to nRT, T is the temperature, R is a constant, right, gas constant, and n is number of moles। हम 1 मोल के लिए यहाँ पर ले रहे हैं, तो m और y are constant, so I mean the constant anyway, the thing is given, and V is constant, hence at a constant temperature। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये PV की जगह RT लगा देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगा के देखिए, V इज इक्वल टू रूट ऑफ कांस्टेंट इंटू PV की जगह हमने रख दिया RT ओवर M, राइट, दैट मीन्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स बट द टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमने ए पार्ट आंसर कर दिया। अब सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट वाज व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वो पॉइंट तो प्रूव हो गया, बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y RT over m, right, so there was no pressure component in it। in B is increases with temperature, तो वो भी आंसर हो गया, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ टी से इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी। अब हम ये पार्ट आंसर करेंगे, राइट। इसमें दिया है हमारे पास, ये हमारे पास था पहले से, राइट, यहाँ हम आ चुके थे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ RT ओवर m, राइट। अब हमने क्या किया कि ओके, ये है आपका शी पार्ट। तो हमने क्या किया कि हमने प्रिज्यूम किया कि मॉइस्ट एयर में और ड्राई एयर में जो इसकी स्पीड है Vm और Vd है। सो Vm जो है मॉइस्ट एयर में स्पीड है, और Vd जो है वो आपकी ड्राई एयर में स्पीड है, राइट। आपको पता है ये फार्मूला आपको दिया हुआ था, दैट इज रूट P बाई P, दिस P इज डेंसिटी, ओके, और डेंसिटीज हमने मान ली Pm एंड Pd, ओके।
जैसे एसोसिएटेड डेंसिटी हो गई पीएम इज डेंसिटी इन मॉइस्ट एयर एंड पीडी इज, यहाँ डी लगा है मतलब डेंसिटी इन ड्राई एयर, राइट। तब हमने यहाँ पर ये यूज किया तो हमारा ये सोल्यूशन आ गया, रूट ऑफ वाई पी ओवर पी एम एंड यू सी प्रेशर इज सेम वी एम बाई वी डी को ले रहे हैं अब हम into root of PD. Obviously, this density is in the denominator, so it will go up, right? So we have arrived at that is equal to root of PD over PM. अब आप देखिए जब वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं गैस में तो उसकी डेंसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है। ओके, सो पी ड्राई ये गलत साइन यूज हुआ है। P dry is more than PM, okay, right? Hence PM is more than VD. इसलिए moist air में आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर डेंसिटी कम हो गई तो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली भी कर सकते थे। V is directly proportional to डेंसिटी -1, ओके। सो अगर डेंसिटी कम हो जाएगी एयर की विद वाटर मॉइस्चर तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, तो बी सॉरी ये रिवर्स में है ना, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो बी एम विल बी ग्रेटर देन वी डी। Hence the speed of sound in moist air is greater than its in dry air. Thus in gaseous medium the speed of sound increases with humidity. So that is the answer. Question number 5. You have learned that a traveling wave in one dimension is represented. Now ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर कुछ सोल्यूशन दिया है बट आई एम नॉट कन्विंस्ड, ओके। तो मैं ये आपको करके बताता हूँ। You learned that a traveling wave in a one dimension is represented by a function y is equal to xt, where x and t must appear in the combination this and this, x minus vt or x plus vt, okay. That is y is equal to x plus minus vt। तो इन्होंने कहा कि कोई भी फंक्शन है y is equal to x plus minus vt और y की जगह हम fx भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट ट्रांसवर्स वेव। नहीं, ये जरूरी नहीं है। वाई? बिकॉज हमारे ट्रांसवर्स वेव को होने के लिए देयर शुड बी फाइनाइट आंसर फॉर वाई, सो वाई शुड बी फाइनाइट ऑन बोथ द साइड्स, ओके। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ द वैल्यूज आर फाइनाइट। और एक दूसरा क्राइटेरिया है कि किसी भी ट्रांसफर से ट्रैवलिंग वेव के लिए उसको वेव इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वेव इक्वेशन क्या होती है? वेव इक्वेशन है d2f by tx2 is equal to 1 by v square d2f by dt2, which is nothing but double differential of function fx against x and अगेंस्ट टाइम। सो ये इक्वेशन अगर एस्टेब्लिश हो रही है, ये रिलेशनशिप, तो दैट मीन्स वेव जो है प्रोग्रेसिव ट्रैवलिंग वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, ओके। तब हम इसको यहाँ देखेंगे। इन्होंने हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं सिनारियोज y इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ये पहला वाला सिनारियो लेते हैं, स्क्वायर, ओके, x minus vt square, okay। So what we will do is we'll take case 1 wherein we have fx. I'll try to write my best, my handwriting is not too good. Fx is equal to x minus vt whole square, right, okay। तो इसका आप देखिए आपको क्या मिलेगा, dy dx
आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स, पूरा ही लिख देते हैं, इसी में कर देंगे डिफरेंशियल। डी टू एफ बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब आप इसका डी बाई डी एक्स करिए तो आपके पास क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर है, राइट। तो आपको मिल जाएगा 2x, डी वाई इसका जो डिफरेंशियल है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वी टी स्क्वायर विल बी 2x। तो डी टू एफ बाई डी एक्स टू विल बी डी वाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ डी एफ बाई डी एक्स। तो डी एफ बाई डी एक्स है 2x, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर था, तो डी बाई डी एक्स 2x होता है 2। अब हम निकालते हैं डी टू एफ बाई डी टी टू, टाइम के अगेंस्ट में डबल डिफरेंशियल इसको क्या आता है, दैट विल बी डी बाई डी टी एफ डैश टी। ओके, तो अगर आप इसका एफ डैश निकालेंगे, टी क्या डी बाई डी टी निकालेंगे इस फंक्शन का, जो आपका राइट साइड का फंक्शन एक्स माइनस वी टी स्क्वायर की बात हो रही है, तो क्या होगा, इसका डी बाई डी टी होगा 2 इंटू एक्स माइनस वी टी, राइट। डी टू बाई डी टी विल बी माइनस 2v, वाई बिकॉज टी के साथ एक हमारा कोएफिशिएंट लगा हुआ है, तो इट विल बिकम डी बाई डी टी माइनस 2v इन ब्रैकेट x माइनस बी टी, राइट। अब आप देखिए, ये आपको माइनस 2v मिल गया, आप इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, तो x माइनस बी टी का डी बाई डी टी क्या होगा, इट विल बिकम माइनस v, ओके, बिकॉज दैट इज द कोएफिशिएंट फॉर t। तो माइनस v इंटू माइनस 2v क्या हो गया, माइनस 2v स्क्वायर, या x माइनस बी टी, सॉरी डी बाई डी, दिस इज गॉन, या तो माइनस 2v इंटू माइनस विल बी प्लस 2v स्क्वायर। तो आपको यहाँ मिला हुआ है 2, तो आप लगा कर देखिए कि क्या वो अपनी वेव इक्वेशन में फिट हो रहा है, एंड द आंसर इज यस, बिकॉज हियर डी टू एफ बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2v स्क्वायर बाई v स्क्वायर, राइट। डी टू एफ बाई डी टी टू इज 2v स्क्वायर, राइट। तो ये आंसर आ गया 2, और ऊपर आपका क्या आया था, डी टू एफ बाई डी एक्स टू 2 आया था, डी टू एफ बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर फिट हो गई, 1 बाई वी स्क्वायर डी टू एफ बाई डी टी टू। अब हम लेते हैं केस 2, देयर इज नो क्लीन एरिया, हम विल टेक केस 2। ये आप छोड़ दो, ये बहुत ही बेसिक लेवल का आंसर है, ये जो चैलेंज किया जा सकता है। केस 2 है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू log of x plus bt over x0. I'll treat x0 as a constant, okay, x plus bt। तब आप देखिए df by x, df by dx क्या हुआ, df by dx हुआ आपका x0 over x plus bt, log x का d by dx होता है 1 by x, राइट। अब इसका हम डबल डिफरेंशियल लेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू दिस। तो आप x प्लस बी टी को ट्रीट करो एज इफ इट इज x प्लस ए, तो डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, सम कॉन्स्टेंट ओवर x प्लस ए क्या होता है, दैट इज x प्लस ए टू द पावर माइनस 1 का डी बाई डी एक्स, विच विल बी x प्लस ए टू द पावर माइनस 2, एंड माइनस विल कम आउट, सो इट विल बिकम माइनस x0 बाई x plus vt का होल स्क्वायर। आर यू देयर विद मी, ओके। तो अब हम निकालेंगे df by dt, राइट साइड का df by dt क्या हुआ उसका, x plus vt by x स्क्वायर का log है, तो उसका df by dt हो गया सीधा सीधा 1 by x which is x0, और आपको v और मिला, हाँ, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इज 2x, राइट। सो v कोएफिशिएंट था, तो आपको मिल गया ओवर x प्लस वी टी, सॉरी
डी बाई डी एक्स लॉग, हाँ एक्स प्लस वी टी, करेक्ट। ओके, हाँ राइट। अब हम इसका डबल डिफरेंशियल निकालेंगे, राइट। डबल डिफरेंशियल इसका आएगा, v आपको बाहर मिला तो डी टू एफ बाई डी टी टू विल बी v इंटू एक्स जीरो, नीचे आपका x प्लस वी टी विच कैन बी ट्रीटेड एक्स प्लस वी टी टू द पावर माइनस वन, और इसका d by dt, right? Correct. Now we are treating v as a constant here. So again another v will come. Okay, and because x plus vt is minus 1, one more minus will come. Yeah. So it will become v square x0 and 1 minus over x plus vt whole square. D by dx n is d by dx x to the power n is nx n minus 1. ये कॉन्सेप्ट यूज किया है, मेरे को समझ में नहीं आता, कैलकुलस पढ़ाते हैं 12th में और फिजिक्स में कैलकुलस आ जाती है 11th में, तो थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब आप देखिए इसका डी एफ बाई डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर क्या था, दैट वाज माइनस एक्स जीरो बाई एक्स प्लस वी टी होल स्क्वायर, ये है माइनस वी जीरो एक्स जीरो बाई एक्स प्लस वी टी होल स्क्वायर। तो बाकी सब सेम है, वी स्क्वायर यहाँ पर ज्यादा है माइनस, यहाँ भी माइनस एक्स जीरो, माइनस से माइनस चला जाएगा। So we can say that this is equal to v square d2f by dx2। तो ये भी हमारी वेव इक्वेशन सही है। अब हम तीसरे बार आते हैं। तीसरा क्या फंक्शन था, तीसरा था 1 बाई एक्स प्लस वी टी। अब हम 1 बाई एक्स प्लस वी टी लेंगे, केस 3। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वी टी, राइट। तो ये तो आपने एक्स प्लस वी टी वाले करे हैं पीछे, करेक्ट। तो आप समझ लीजिए उसका जो डी बाई डी एक्स आया था वो ये था, यहाँ पर हम थोड़ा आगे शुरू कर रहे हैं। तो डी एफ एक्स बाई डी एफ बाई डी एक्स क्या हुआ आपका 1 बाई एक्स प्लस वी टी, एक्स प्लस वी टी टू पावर माइनस वन, तो माइनस वन पहले आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वी टी का होल स्क्वायर, राइट। 1 माइनस वन इज माइनस माइनस वन इज माइनस टू। अभी हम इसको एक बार और डी बाई डी एक्स करेंगे, राइट, क्योंकि हमारा ये हमें डबल डिफरेंशियल लेना है। तो ये हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, माइनस टू, तो माइनस वन माइनस टू बिकम्स प्लस टू, और नीचे आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वी टी का होल क्यूब, आ गया ना। अब हम इसी का डी बाई डी टी निकालेंगे। तो डी बाई डी टी द राइट साइड फंक्शन विल बी, वी हैव एक्स प्लस वी टी, तो वी तो बाहर आ गया, कोएफिशिएंट था, ओके, और नीचे आ गया एक्स प्लस वी टी का होल स्क्वायर, माइनस भी आएगा बिकॉज एक्स प्लस वी टी की माइनस वन पावर है। और इसी को जब हम डी टू एफ बाई डी टी टू करेंगे तो एक बार और डिफरेंशियल लेंगे, तो दोबारा हमारे पास माइनस टू पावर थी, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू इंटू माइनस वी इज प्लस टू वी स्क्वायर, दैट इज टू वी स्क्वायर, और नीचे आपका फिर वही एक्स प्लस वी टी होल क्यूब। अब आप देखिए कि ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट, राइट, केवल वी स्क्वायर का अंतर है। तब आप लगा दीजिए उसे वेव इक्वेशन में, तो आपको फिर मिल गया डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर, यहाँ डी टू एफ बाई डी टी टू, करेक्ट।
तो ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो वेव इक्वेशंस हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बैट एंटर्स अल्ट्रासोनिक, बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज। 1000 किलोहर्ट्ज से थोड़ा माइंड कीजिएगा, दैट विल बिकम 10 to power 6 hertz. If the sound meets a water surface, what is the wavelength of the reflected sound? Okay. What is the wavelength of the reflected sound? The transmitted sound, speed of sound in air is this and in water is this. अब आप देखिए ऐसे किया है हमने यहाँ, फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपको। ओके, स्मॉल वी से लिखते हैं, मैं एक्चुअली एफ से लिखता हूँ बिकॉज वो ज़्यादा सूट करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होता है, लैम्डा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ आपके पास है और वी आपके पास है, आपको सिर्फ लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा विल बिकम 340 ओवर 10 to power 6। ओके, आंसर आ गया 3.4 × 10 to power -4, राइट। या आप अपने आप रख दो नंबर्स, तब भी आपको आंसर आ जाएगा। सो डोंट गो बाय misprint here. Next is frequency of the ultrasonic sound is 1000 kilohertz, which is 10 to power 6 hertz, right? Looks like 106. Okay. Speed of sound in water आपको दिया हुआ 1486 meter per second. तो wavelength of the transmitted sound will be given by, again v is equal to f lambda. ये v वेलोसिटी वाला v है, तो आप ये वाला f रख दीजिए और यहाँ आपको v दिया हुआ है। अब आप लैम्डा निकाल लीजिए नए सिनारियो में, तो इट विल बिकम 1486, ओके, डिवाइडेड बाय 10 to power -6, which is into 10 to power 6. So that is 1 point something is wrong, meter per second. This is 10 to power 6 hertz. तो हमें क्या फाइंड करना था, लैम्डा फाइंड करना था इज इक्वल टू दिस। एक मिनट, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ। दोनों केसेस वेवलेंथ ही निकालनी थी। या तो दूसरे केस में ये हो जाएगा 1486 ओवर, ये कुछ मुझे बराबर नहीं लग रहा, दैट इज 1486 ओवर, यहाँ पर हमारे पास है 10 to power 6, तो ये हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड है और वो सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो सेकंड कैंसिल्स, यूनिट विल बी मीटर। दैट इज 1486 into 10 to power -6, दैट विल बी मीटर, राइट। सो इसको मिलीमीटर में ले सकते हैं, 1.49 मिलीमीटर or something. Okay. Now next is hospital uses an ultrasound scanner to locate tumors in a tissue. 8th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो आपने अभी किया वैसा ही है। यहाँ भी आपको अल्ट्रासाउंड स्कैनर यूज कर रहे हैं और उसकी आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो यू हैव टू फाइंड लैम्डा, दैट इज द क्वेश्चन। एंड आपको क्या दिया हुआ, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब आपको एफ दिया हुआ है 4.2 मेगाहर्ट्ज, तो इट विल बिकम 10 to power 6 हर्ट्ज, राइट। और आपको दिया हुआ है स्पीड, तो स्पीड आपका हो गया b इज इक्वल टू 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब आप वही फार्मूला लगा दीजिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो आपके पास ये v वेलोसिटी वाला v है, ओके, सो दिस इज वेलोसिटी और आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ, राइट। देखिए 1.7 into 10 to power 3 डिवाइडेड बाय 4.2 10 to power 6, राइट। तो आपका आंसर आ गया 4.1 into 10 to power -4 मीटर। या नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 says transverse harmonic wave on a string is described by
where x and y are in centimeters and t in seconds. Positive direction of axis from left to right. If this is a traveling wave or stationary wave, is it traveling? What are the speed directions? तो आपको दी हुई है इक्वेशन यहाँ पे y x t is equal to a sin omega t plus kx plus phi. So transverse harmonic on string is described by x and y in centimeter, t in second, positive direction of axis from left to right. Okay. Is this a traveling wave or a stationary wave? It is traveling. What are the speed and direction of its propagation? What are its amplitude and frequency? What is the initial phase at the origin? What is the least distance when two successive crests in the this thing up uh, in the wave? Hmm. This represents a traveling wave. A propagation wave doesn't have this kind of equation. That is rather cos phi by 2 into sine something. Okay, so because we what we do is we add two waves of the form kx minus omega t plus kx minus omega t plus phi. So sine a plus sine b is, there is some formula which I don't recall now, so you can check it. Okay, and the derivation is also there in your book. So this is not a this is a normal wave, transverse wave. On comparing both the equation, using equation we can write. अब आपको यहाँ से ओमेगा मिल गया, आपको t के साथ क्या फैक्टर दिया हुआ है. I don't know where is the equation. Some mistake with the question here. तो आपको इक्वेशन दी हुई थी. Let me check what is the equation. ये थी इक्वेशन दी हुई, right? Y is equal to 3.0 sin 36t plus 0.018 x प्लस पाई बाई फोर. तो आपको पता है किस फॉर्म में है, के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर, राइट. तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको ओमेगा मिल गया, ओमेगा बिकम्स 36 और के मिल गया आपको वेव नंबर. तो एक बार आपको वेव नंबर मिल गया तो के का फार्मूला लगा देंगे. के इज 2 पाई बाई, या सीधा उन्होंने वेलोसिटी के फार्मूला लगा दिया है. ओके, के इज 2 पाई बाई लैम्डा and the wave number and omega is 2 pi by t. Okay, right. तब हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी आपकी हो गई एफ लैम्डा, राइट. सो t इज 2 पाई बाई ओमेगा, राइट. तो अब उसको डिराइव करने के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, अब डायरेक्टली राइट v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के. Okay, because 1 by t is f frequency, or you can also write this as 2 pi f. तो f यहाँ से आ गया और लैम्डा आपको नीचे के डालने से आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो f लैम्डा हो गया. तो b इक्वल टू f लैम्डा जो हम पीछे से यूज करते चले आ रहे हैं. तो आपको ओमेगा दिया हुआ है 36 और k दिया हुआ है, तो आपको मिल गया 2000 सेंटीमीटर इज 20 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड. ओके, नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड निकालना. तो एम्पलीट्यूड तो y इज इक्वल टू वाई एम होता है. दिस इज एम्पलीट्यूड. ओके, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 3. एम्पलीट्यूड होगा 3 सेंटीमीटर. फ्रीक्वेंसी आपको मिली हुई है v इज इक्वल टू 573 हर्ट्ज. आप यहाँ से निकाल लीजिए, v मतलब f. तो f यहाँ से निकालना है तो ओमेगा बाई 2 पाई विल बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. On comparing equations 1 and 2, we find that the initial phase angle phi is equal to pi by 4 kx minus omega t plus phi is the distance. So phi is equal to pi by 4. So distance क्या होती है between two successive crests, that is equal to lambda. Okay, between any two successive crest or throws, distance is lambda because wave returns back to its normal this thing. So 2 n pi angle पर होता है. So the cyclical routine is every 2 n pi. You actually cover a distance of lambda. So presuming this was the lowest point, so you actually cover the wave and you reach another lowest point.
This is lambda. ओके सो लैम्डा आपको निकाली हुई है, दैट इज 2 पाई बाई के which is 3.49 meters. Now next question. Meters, something is wrong. 2 into 3.018. Okay. Very small wave number was. Okay. Question 9. For the wave described in exercise, यही वाली wave की बात हो रही है. Y is equal to 3.0 sin 36t plus 0.018x plus pi by 4. So pi by 4 उसका इनिशियल फेज डिफरेंस है फाई. तो क्या करना है इसमें? For the wave described in this, plot the displacement of y. तो आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड प्लॉट करना है अगेंस्ट x एंड t भी डिफरेंस अलग t दिए हुए हैं. x इक्वल टू 0, 2 एंड 4 सेंटीमीटर, तीन वैल्यूज दी हैं x की आपको, राइट. एंड शेप क्या होगी उन ग्राफ्स की? तो शेप तो साइनसॉइडल वेव हुई. In which aspects does oscillatory motion in traveling wave differ from one point to another? Amplitude, frequency or phase? So actually amplitude तो हमारा सेट है because the wave is same. तो Ym is 3 only. तो वो 0 x हो 2 हो 4 हो, it will be same. Now timing भी आपको दिया हुआ है क्या? वर्सेस ग्राफ. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? x is equal to 0 पर उसकी वैल्यू निकालेंगे. y0t will be 3 sin 36t, kx will become 0 plus pi by 4 और omega will be 2 pi by t, that will be 36 रेडियन पर सेकेंड. ओके, यहाँ दिया हुआ है, ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं. ओमेगा टी है ये, तो ओमेगा यहाँ से भी ले सकते हैं एज इट इज. ओके, तो आपको टी मिल गया है यहाँ से. टी विल बी पाई बाई 18 सेकेंड्स. ओके, यहाँ हमें टी निकालना था. ओके, तो आगे चलेंगे अब. नाउ प्लॉटिंग द, हमने y को t के साथ मैच किया है. ओके, एट t इज इक्वल टू 0 y क्या है, एट t इज इक्वल टू 1/8 सेकेंड y क्या है. ओके, एट t इज इक्वल टू दिस y क्या है, और उसके बाद हमने उसको प्लॉट किया है. फॉर x इज इक्वल टू 0, 2 एंड 4 phases of the three waves will get changed. ओनली फेज चेंज होगा. आपका एम्पलीट्यूड और आपका लैम्डा और बाकी सब कुछ भी चेंज, वेव नंबर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है. ओके, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड फैमिली नो चेंज विल बी देयर. सो वाई प्लॉट्स हमने यहाँ प्लॉट किए हुए. सो ओनली द फेज डिफरेंस विल बी देयर. ओके, दिस बिकॉज एवरीथिंग इज सेम. ओके, द वाई प्लॉट ऑफ द थ्री वेव्स आर शोन हियर. तो आप डिफरेंट वैल्यूज पर उसकी वैल्यू लगा निकाल लीजिए डिफरेंट टाइम्स पर, उसके बाद आप उसे प्लॉट कर लीजिए. So if you see, these are the graphs for various x values, right. ये हमने एक साथ लगा दिए. अभी आप इसका अलग अलग ग्राफ देखें तो x इज इक्वल टू 0, वाई टी का इक्वेशन हमने बना लिया, x इज इक्वल टू 0 रखे. सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 हमने बनाया. तो आप देखिए क्या अंतर आ रहा है, आपकी वैल्यूज डिफर हो रही हैं. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू है. ओके, x इज इक्वल टू 2 पे ये है और x इज इक्वल टू 4 पे ये है. अलग अलग वैल्यूज है y की. ओके, और हमने पूरा पर आपको टेम्पलेट दिया था. इस तरह हमने वैल्यूज निकाली हुई हैं डिफरेंट टाइम्स, t/8 पर 2t/7 पे. ओके, तो बस दिस इज हाउ वी विल डू इट, राइट. और आप देखेंगे ये तीनों ग्राफ जो है ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सिस, राइट. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. और उसमें आप देखेंगे कि तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि दे आर सेइंग फॉर द ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव, टेक द पेन. आपको वेव दी हुई है वाई एक्स टी इज इक्वल टू y xt is equal to 2 cos 2 pi
20 माइनस 0.080 x प्लस 0.035, जहाँ एक्स वाई आपका सेंटीमीटर्स में है और टी सेकेंड्स में है। तो आपको कैलकुलेट करना फेज डिफरेंस क्या है बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो अब हम नीचे जाकर देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ओके, इक्वेशन जो है हमारी दी हुई है y एक्सिस 2 cos 2 pi tan t, तो आप उसको 2 पाई को अंदर ले जाइए तो 2 cos 20 pi t माइनस 0.0080 इंटू 2 पाई इज 0.016 पाई x प्लस 0.70 पाई, राइट। तो यहाँ पर प्रोपगेशन कांस्टेंट के आपका हो गया ये ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। तो x के साथ जो है दैट इज अ वेव नंबर के एक्स आपको मिल गया के, तो के आपको मिल गया ये, राइट। और अच्छा ये आपकी साउंड वेव है, ओके ओके। तो आपका ये जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है आपको यहाँ से मिल गया 2.0, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको मिल गई ओमेगा टी से जिस 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। तब आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस आपने निकाल लिया। फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। सो फॉर डेल्टा एक्स अगर आपका 4 मीटर है तो कितना फेज डिफरेंस हुआ, राइट। सो डेल्टा फाई विल बी के को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओके, एक्स से, जो एक्स आपका दिया हुआ है विच इज 400 सेंटीमीटर। तो हमारे ऑलरेडी एक्स और वाई जो है सेंटीमीटर में, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी यूनिट मीटर होती तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता। तो आपको आ गया 6.4 पाई रेडियन का जो है फेज डिफरेंस है। अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर, तो कितना फेज डिफरेंस है, तो डेल्टा फाइव विल बी again 0.016 pi into 50, right? So that is equal to 0.8 pi radian, right? Now next for delta x is equal to pi by 2, जब आप pi by 2 की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, k की जगह 2 pi by lambda लेंगे, सॉरी डेल्टा x is equal to lambda by 2, तो 2 pi by lambda लेंगे। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, तो पाई लैम्डा बाई 2 पे फेज डिफरेंस ऐसे भी पाई रेडियन होता है, करेक्ट। हमारी एक ट्रांसवर्स वेव में lambda by 2 पे this is 1 full lambda, right? So this is going to be lambda by 2, phase difference। so अब यहाँ पर delta x is equal to 3 lambda by 4, so 2 pi by lambda into 3 lambda by 4 is equal to 1.5 pi radian। यहाँ पर हम वो वाला एंगल वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, आपका डेल्टा एक्स वाला, ओके। सो विल नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद 0.016 पाई, विल रादर मल्टीप्लाई विद द formula value of k which is 2 pi by lambda। Next is question 14.11, the transverse displacement of a string clamped at its both ends is given by this। अब आप देखिए ये जो फॉर्म है ये स्टेशनरी वेव का फॉर्म है, right? You have sin something into cos something, it's not in sin kx minus omega t form, okay, which is what they are saying, it is clamped at both the ends, so there will be stationary wave जिसकी ये आपको इक्वेशन दे दी है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.5 मीटर, मास इज 3 into 10 to the minus 2। अब आपको ये क्वेश्चंस दिए, डज द फंक्शन रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। सो जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग a stationary wave is this, yxt is 2a sin kx cos omega t, राइट। बिकॉज हम क्या करते हैं स्टेशनरी वेव में दो वेव्स को ऐड करते हैं, ओके। तो आपका y1xt जो भी हो that will be in the form of ओके। तो आपकी दो इक्वेशंस जो हो गई which is ym sin kx minus omega t, ओके, प्लस फाइव, राइट। तो ये आपका हो गया एक इक्वेशन। दूसरी हो गई ym sin kx2 minus omega t प्लस फाइव, राइट। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। इन दो को ऐड करेंगे तो इधर दे विल प्लस और दे विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयर विल बी माइनस साइन।
So whatever plus minus you do, that really leads to this kind of an equation, which is the equation of a stationary wave. तो अब आपको पता है wave traveling along the positive x direction is given by this. Okay, they have good. So I've explained this here. So good. So superposition these two waves yields this y1 plus y2 is this and that. So they have arrived at this derivation of this. That how do you get 2a sine kx into cos omega t. Okay, so omega can also be written as 2 pi v, which is actually frequency. I write f most of the time, but it's okay. They use small v also. And this is kx is 2 k is 2 pi by lambda. तो हमें क्या बताना है, जो भी क्वेश्चंस पूछे वो आंसर कर देंगे यहाँ से. तो इसको कंपेयर कर लीजिए अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट से. तो आपको क्या मिला, आपको लैम्डा मिल गया 3, ओके, और आपको ओमेगा मिल गया 2 pi v, which is 120 pi, right? So wavelength is 3 meters, 120 pi is 2 pi v, okay, and frequency b is equal to 60 hertz. यहाँ से आपको frequency मिल गई. तो आपकी वेव स्पीड क्या होती है, b is equal to f lambda, okay, I mean frequency into wavelength, which is 180 meter per second. Velocity of a transverse wave traveling in a string is given by the relation v is equal to root of t over mu. Mu is a mass per unit length and t is the tension. तो आपको टेंशन दिया हुआ था, आपको मास पर यूनिट लेंथ निकालना था और v आपके पास है, राइट? तो नहीं, मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है, आपको टेंशन निकालना था. तो आप इस फार्मूले में रख दीजिए सीधे सीधे. आपके पास v है, आपके पास म्यू है और आपको t निकालना है. तो t इज इक्वल टू वी स्क्वायर म्यू. तो उसकी वैल्यू आ गई 648 न्यूटन. दैट वाज क्वेश्चन नंबर part C. Then we'll move on to question 14.12. Find the wave on a string described in exercises. Do all the points, all the. अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक किया है इसको. तो इन्होंने पूछा do all the points on the string oscillate with the same frequency, phase, amplitude, explain your answer. So all the points on the string oscillate with the same frequency except at the nodes. तो typically क्या होता है कि ये होती हैं आपकी स्टेशनरी वेव, या फिर तो आपके दो नोड होंगे, एक एंटी नोड होगा, और या फिर आपके 1 2 3 अगर वो क्लैम्प्ड है तो यहाँ से आपके 2 एंटी नोड होंगे और 3 नोड होंगे. तो नोड पर उसका एम्पलीट्यूड जो है 0 होता है, राइट? सो ऑब्वियसली यू गेट चेंज इन फ्रीक्वेंसी. सो all the points in any vibrating oscillate with the same frequency except at the nodes. So nodes which have 0 frequency. So next question tha frequency, phase, amplitude. All the points in any vibrating loop have the same phase except all the nodes. Okay, and all the points in any vibrating loop have different amplitudes. So amplitudes तो obviously अलग अलग है. Anti nodes पे you get maximum amplitude and nodes पे you get 0 amplitude because यहाँ clamp है आपकी string. Okay, yeah. सो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन दी हुई है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पॉइंट 0.375 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड. तो आपको एक्स दिया हुआ है, आपको एम्पलीट्यूड निकालना है. तो एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0.06 साइन 2 पाई बाई 3, दैट इज योर साइन के एक्स में ये के वैल्यू होगा, ये आपके पास है, ओके. और x 0.375 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड टाइम इज इक्वल टू 0, राइट? तो आपको मिल जाएगा 0.06 साइन 2 पाई बाई 3 इंटू 0.375 इंटू 1, which is 0.06 साइन 0.25 पाई, which is पाई बाई 4, which is 1 by root 2. तो उसकी वैल्यू आ गई आप 0.042 मीटर्स. अब क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है x and t to represent the displacement, transverse, and longitude of elastic wave. Instead, which of these represent a traveling wave, a stationary wave, or none at all? तो आप देखिए a तो है आपका उसी फॉर्म में है 2 cos kx sin ओमेगा t. तो वो हो गया आपका स्टेशनरी वेव, ओके. और b है आपका y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स माइनस बी टी. अभी अगर आप देखें तो 2 रूट एक्स माइनस बी टी, इसमें क्या फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए y की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x,
राइट। तो आई थिंक वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती दिख रही है। राइट, इट डज नॉट कंटेन एनी हार्मोनिक टर्म, देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट ईदर ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। दूसरा तरीका है, आप जो पहले हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमने d2 f बाई डी टी, d2f/dx2 इज इक्वल टू 1/v² t2f/dt2, वो आपकी जेनरिक वेव इक्वेशन में फिट होना चाहिए। वहां लगा के देख लीजिए। आई थिंक दिस मे नॉट बी वर्किंग आउट। इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, इट इज नॉट ए ट्रांसवर्सल वेव, एंड स्टेशनरी तो वो है ही नहीं कहीं से। नाउ c is y is equal to 3 sin 5x minus 0.5t plus 4 cos 5x minus 0.5t। ये जो है ट्रैवलिंग वेव है एज द हार्मोनिक टर्म्स के एस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। बट वाई के केस में मुझे लग रहा है दीज आर टू ट्रैवलिंग वेव्स। ओके, एक में एम्पलीट्यूड 3 है और दूसरे में एम्पलीट्यूड 4 है, एंड फंक्शन इज कॉस्ट फंक्शन एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी फॉर्म। राइट, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल वेव होगी। डी में y इज इक्वल टू cos x sin t प्लस cos 2x sin 2t। ये फिर मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है दो स्टेशनरी वेव का, बिकॉज ये वही फॉर्म हो गई cos kx sin ओमेगा t, cos kx sin ओमेगा t। राइट, तो सुपर पोजिशन है दो स्टेशनरी वेव्स का, जैसे ये था सुपर पोजिशन से। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू 14.14। The wire stretched between two rigid support vibrates in its fundamental mode with a frequency of 45 Hz. Okay, the mass of the wire दिया हुआ है, linear mass density भी दी हुई है, तो speed of transfer in the string and the tension in the string। तो जब mass दिया हुआ है आपको m is equal to ये, तो आपको यूनिट मास भी मिल जाएगा। 1 मीटर लेंथ किधर दी हुई है? ओके, फंडामेंटल मोड, अच्छा फंडामेंटल मोड दिया हुआ है, तो आप लेंगे m by l is this, that is 3.5 into 10 to the power minus 2। where is the length? मास ऑफ द वायर, लीनियर मास डेंसिटी, मास दिया है, लीनियर मास डेंसिटी दी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं लेंथ, पर उसकी जरूरत ही नहीं है। आप मास को लीनियर मास डेंसिटी से डिवाइड कर लीजिए, आपको लेंथ मिल जाएगा। डायरेक्टली लीनियर मास डेंसिटी दी हुई है, तो फिर मास क्यों दिया हुआ, दैट इज व्हाट वी विल चेक लेटर। ओके, तो आपको यहाँ आपको म्यू दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर निकालने के लिए दिया है उन्होंने आपको मास। तो लेंथ ऑफ द वायर इज m by mu, which is 0.875। wavelength of the stationary wave, lambda is related to the length of the wire, so lambda is 2l by n, n is number of nodes in the wire। तो फंडामेंटल नोड में जहाँ पर n is equal to 1 है, lambda is equal to 2l। ओके, इस टाइप का सिनारियो है। राइट, ओके, तो आपका लैम्डा इज इक्वल टू, हाँ तो 2 नोड्स हो गए, 12 बाई एन भी मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ। ए इज इक्वल टू 12। ओके, तो यहाँ पर एक नोड है, तो वो आई थिंक इस तरह का सिनारियो है, ये 1 नोड 1 एंटी नोड। ओके, सो दिस इज लेंथ ऑफ द वायर से आपने निकाल दिया उसका वो lambda। Now next, speed of transverse wave in the string is given as v is equal to va, right? That is 45 into 1.75। आपको v lambda। ओके, ये v पता नहीं, फ्रीक्वेंसी स्मॉल v से लिखते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। आई ऑलवेज यूज एफ lambda। ओके, सो c is equal to f lambda। c I use for this thing स्पीड, और लाइट का स्पीड लेते हैं, c is equal to f lambda से, वही याद करना आसान है। तो मुझे वही याद रहता है। तो 45 इंटू 1.75 ये आ गया आपका टेंशन प्रोड्यूस, आप निकाल सकते हो रूट टी बाई म्यू से। ओके, टी वी इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, राइट। सो टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर म्यू, which is velocity square into mass length,
mass per unit length. Question number 14.15. A meter long tube open at one end. ये आपकी meter long tube open at one end with a movable piston at the other end shows resonance with a fixed frequency source. ओके तो उसकी आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गई ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी से. When the tube length is this or this, estimate the speed. है तो वो आपका lambda 3 lambda का इशू है. ओके सो यू हैव एंटी नोड एंड 135 इन ओपन सिनेरियोज एंड क्लोज्ड इट इज डिफरेंट. सो फ्रीक्वेंसी दी हुई है v equal to 340 hertz. Since the given pipe is attached with a piston at one end, it will behave as a pipe with one end open and one end closed. As shown in such a system produces odd harmonics. Fundamental you note in a closed pipe is given by a relation L is equal to lambda by 4. ओके तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल गया और दूसरा आपको जो मिलेगा दैट विल बी 3 लैम्डा. ओके तो जितने ऑड आपके हार्मोनिक्स है वो यहाँ से मिलेंगे. सो बी इज इक्वल टू वेलोसिटी निकालनी थी आपको, आपने निकाल दी. राइट अब आप चाहें तो चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं. पहला था 25.5 पे तो दूसरा 79.3. लैम्डा इज 1.02 तो 3/4 क्या होगा 0.75 इंटू 1.02 वही होगा 79 ही आएगा ऑलमोस्ट. क्वेश्चन 16 पे आ जाइए. स्टील रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लैम्प्ड एट इट्स मिडल. ये क्लैम्प किया है, दो नोड है, एक एंटी नोड आएगा बीच में. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन रॉड आर गिवन टू बी. ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी हुई 2.53 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज. तो डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2. सो लैम्डा इज 2L. L आपको दिया हुआ है तो आपको लैम्डा मिल गया. अब आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू एफ लैम्डा विच इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमें स्पीड मिल गई. ओके नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 17. 17 is a pipe 20 centimeter long is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by a 430 Hz source? ओके सो आपको हार्मोनिक मोड निकालना है पाइप का और देखना है कि कौन सा है जो 430 हर्ट्ज से रेजोनेट होगा. विल द सेम सोर्स बी इन रेजोनेंस विद दिस टाइप पाइप इफ बोथ एंड्स आर ओपन. एक्चुअली क्लोज पाइप के लिए रेजोनेंस मोड अलग होता है, उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज अलग होती हैं और ओपन पाइप के लिए अलग होती हैं. राइट तो देखते हैं. स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ आपको 350 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए पता नहीं इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूँ. तो लेंथ ऑफ द पाइप हमें दी हुई है. ओके 20 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर. राइट एंड फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है. फ्रीक्वेंसी जो हमारा सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 430 हर्ट्ज. राइट हेयर. और अब हम क्या करेंगे कि निकालेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ए क्लोज पाइप इज V by 4L. Right, so that is 340 over 4 into 20 into 10 to the power minus 2. Right, and that works out to 425 hertz. Right, so 425 hertz and 430 hertz are almost close, so we will say this will resonate.
अब हम देखेंगे, ये मेरी कैलकुलेशन कुछ गलत है। नो, something is wrong. This is like 340 by 2 into 4 into is like या 425 ही आएगा। ओके, अब अगर हम ओपन पाइप की बात करें, ओपन पाइप के केस में क्या होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी V by 2L. That will be equal to, अच्छा इसका डबल कर दीजिए, ये हमने 4L लिया था। Yeah, so this works out to 850 hertz, right? And there will be no resonance. Okay, so fundamental frequency is the one at which it will resonate. So the frequency has to be higher than the fundamental frequency. If it is lower than that, then the resonance will not happen. Right? Now sitar strings, question number 18. 18 says two sitar strings A and B playing some note are slightly out of tune produce beats of frequency 6 Hz. Tension in the string A is slightly reduced and the beat frequency is found to reduce to 3 Hz. If the original frequency of A is 324, the frequency of B will be either 6 plus or 6 minus. Right? So frequency will be plus minus 6. Right? Now this could be 330 or 318 Hz. Now अगर हमने टेंशन कम किया है स्ट्रिंग ए में तो क्या होगा? When the tension is reduced, frequency will also reduce, right? तो इसका मतलब हमारा FA जो है कम हो गया। जब FA कम हो गया तो ये डिफरेंस जो अगर ये 330 था तो डिफरेंस बढ़ जाना चाहिए था, right? Now if FB is 330 and FA reduces, then bit frequency should increase, which is not the case. और अगर हम FB को 318 लेते हैं और FA डिक्रीज हुआ तो बीट फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज, विच इज द केस, है ना? 3 हर्ट्ज हो जाता है। इसका मतलब ये दिस वन इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 14.19 क्वेश्चन नंबर ए। In a sound wave, a displacement node is a pressure antinode and vice versa. अब देखिए नोड पर क्या होता है, नोड पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यूजली नोड्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम क्लैम्प कर देते हैं, राइट? तो नोड पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ओबियसली देन प्रेशर इज मैक्सिमम। और ये जो है एंटी नोड उसका उल्टा होता है, इसलिए हम उसको प्रेशर डिस्प्लेसमेंट नोड जो है ये हमारे प्रेशर एंटी नोड होगा, करेक्ट? एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट मीन्स मैक्सिमम प्रेशर, दैट इज व्हाट दिस मीन्स। सेकंड, sorry, bats can certain distances, direction, nature, size, obstacle without any eyes. तो बैट्स एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स, और उनका एक रिसेप्टर सिस्टम होता है जिससे वो इवेल्युएट करते हैं हाउ फार द ऑब्स्टेकल इज, और वो जो साउंड फ्रिक्वेंसी रिलीज करते हैं वो 20 to 100 किलोहर्ट्ज रेंज में होती है, राइट? And then you know how to calculate distances, right? If sound wave is moving, here is the obstacle, okay, and presuming the source is not moving, right, which is not the case here, so relative velocity concept works otherwise. And obviously the this thing
The obstacle is fixed. So in a typical scenario in which source and observer both are stationary, T becomes 2D over V, right? So that is how bats identify where the obstacle is. Next is a violin note and a sitar note may have the same frequency, yet we can distinguish between the two notes. This is because the nature of waveforms is different, है ना? And overtones भी अलग होते हैं दोनों cases में. यहाँ हमने दिया overtone produced by sitar and violin. The strength of these overtones are different, hence one can distinguish between the notes produced by sitar and violin, even if the frequency is same. Next, last question. The shape of a pulse gets distorted during propagation in a dispersive medium. A pulse actually क्या होती है? It's a combination of waves having different wavelengths. तो ये वेव्स जो हैं डिस्पर्सिव मीडियम में जब ट्रैवल करते हैं डिफरेंट वेलोसिटीज से, तो मीडियम की जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी नेचर है, उसके हिसाब से डिस्टॉर्शन होता है. सो दैट इज माय रिस्पांस टू दिस. Solids have shear modulus. They can sustain shearing stress. Since fluids do not have any definite shape, they yield to shearing stress. The propagation of a transverse wave is such that it produces shearing stress in the medium. The propagation of such a wave is possible only in solids and not in gases. Okay, so both solids and fluids have their respective bulk moduli. They can sustain compressive stress, hence longitudinal waves can propagate through solids and fluids. Where was this question? Okay, I missed it. This was another question. Question tha solids can support both longitudinal and transverse waves, but only longitudinal waves can propagate in gases. Okay, because solids में क्या होता है, shearing stress they can sustain. Okay, और लिक्विड्स एंड गैसेस के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लेते हैं. ओके, तो उसमें आप शीयरिंग स्ट्रेस नहीं दे सकते. देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर लूजली प्लेस्ड. ओके, तो सॉलिड्स में आपका हम ट्रांसवर्स वेव डाल सकते हैं, लेकिन लिक्विड और गैसेस में केवल लॉन्गिट्यूडिनल वेव डाल सकते हैं. उसमें ट्रांसवर्स वेव्स नहीं डाल सकते. ओके, बिकॉज उनका बहुत लूज स्ट्रक्चर होता है. अगर आप देखें सॉलिड्स आर मोर ऑफ यू हैव दिस काइंड ऑफ लेटाइस. ओके, सो दे आर सॉर्ट ऑफ बाउंड बाय स्प्रिंग्स. यू कैन प्रिज्यूम कि so after the wave has passed or as the time progresses, they can come back to their original position. So this is what I mean by shearing stress. जबकि लिक्विड गैसेस में ऐसा नहीं है. तो उसमें सॉलिड्स में दोनों वेव्स पास होती हैं, लिक्विड गैसेस में नहीं होती. नेक्स्ट है ये पल्स वाला क्वेश्चन. शेप क्यों उसकी डिस्टॉर्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रोपगेशन. मैं आपको बताया, दोबारा बताता हूँ. पल्स इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स. जो वेव जब ट्रैवल करती हैं डिस्पर्सिव मीडियम में, उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट है और नेचर ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करता है. तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाते हैं वेव पल्स. थैंक यू. दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Please subscribe. We will add many more questions and exemplars to later. Thank you.